जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। देखिए, दुनिया में लगभग 200 से अधिक देश पाए जाते हैं और हर देश का अपना अपना कुछ देश को चलाने के लिए नियम कानून होता है। उसी को आज देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। देखिए, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के शासन प्रणाली देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के शासन व्यवस्था मतलब शासन को चलाने के तरीके देखने को मिलता है। शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब समझ जाइए, शासन चलाने के तरीके प्लस सत्ता किसके पास है, मतलब शासन चलाने के तरीका और कौन से लोग सत्ता चलाते हैं मतलब देश चलाते हैं, और जनता का उद्देश्य पर क्या भूमिका रहती है, मतलब जनता का उद्देश्य पर क्या अधिकार है और जनता उद्देश्य के लिए क्या भूमिका निभा सकती है। देखिए, शासन प्रणाली के मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, देखिए जनता सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। हम और आप जैसे लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सरकार जो होती है, हम और आप लोग सरकार को चुनते हैं। चुनाव के जरिए चुनाव होता है और सरकार चुनी जाती है। जनता सर्वोच्च होती है। हम और आप लोग सबसे मतलब ऊपर हाई लेवल पर रहते हैं। हम और आप लोग चाहें तो तख्ता पलट कर सकते हैं, मतलब सरकार को गिरा सकते हैं। इतनी पावर होती है लोकतंत्र में। देखिए, कौन कौन सा देश, जैसे भारत एग्जाम्पल हो गया और अमेरिका लोकतंत्र है। जो डेमोक्रेसी होता है उसके बहुत से टाइप होते हैं। पहला होता है टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के प्रकार, पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हिंदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझ जाइए, लोग सीधे डिसीजन लेते हैं। हम और आप लोग सीधे फैसला करेंगे, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। उदाहरण देख लिया जाए कौन सा देश है तो लगाएगा स्विट्ज़रलैंड। चलिए अब देखते हैं डेमोक्रेसी का जो भाग होता है दो क्या कहता है। देखिए, दो में कहता है डेमोक्रेसी का पार्ट में दो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हिंदी में परोक्ष प्रतिनिधिक लोकतंत्र। देखिए, जो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब समझ जाइए, लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। हम और आप लोग मिलकर किसी एमपी या एमएलए को चुनते हैं। देखिए, लिखते हैं एमपी का फुल फॉर्म होता है एमएलए और एक होता है एमपी। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये राज्य में होते हैं। बहुत से जब एमएलए मिलते हैं तो राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। एमपी का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब बहुत से एमपी मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो देश में प्रधानमंत्री बनता है। देश को प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और बहुत से एमपी जब मिलकर देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। जैसे उदाहरण पूछ लिया जाए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम और आप लोग एमपी एमएलए चुनते हैं। ये लोग हमारी और आपकी बात को ले जाकर संसद में रखते हैं। अगर एमपी होगा तो संसद में रखेगा और एमएलए होगा तो राज्य में विधानमंडल में रखेगा। जैसे उदाहरण देख लिए, उदाहरण होगा भारत। तीसरा नंबर होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। देश में दो पालिकाएं होती है, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना और कार्यपालिका का काम होता है कार्य करना। इसलिए देखिए, आसान भाषा में लिखा है कार्यपालिका, जैसे देश का कार्यपालिका का मतलब समझिए देश के प्रधानमंत्री समझिए, जो कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री या जितने भी एमपी जब मिलते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो संसद पूछ सकता है कि काहे लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जैसे भारत, ब्रिटेन। अब लास्ट देखते हैं चौथा नंबर, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, राष्ट्रपति लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। हम और आप लोग जनता को चुनते हैं, लेकिन हमारे देश में भारत में हम और आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हमारे जो एमपी एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में हम और आप लोग सीधा एकदम डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनेंगे। राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेवार होता है। राष्ट्रपति इसमें स्वयं शासन चलाने के लिए
शासन चलाने के स्वयं जिम्मेवार होता है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति एकमात्र कठपुतली है, नामात्र शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में, भारत देश में राष्ट्रपति कठपुतली है और पूरी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेवार प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब देखते हैं उदाहरण, जैसे अमेरिका में सीधा वहाँ के लोग सीधे राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाते हैं। उदाहरण अमेरिका। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि डिक्टेटरशिप, जिसको हिंदी में तानाशाही या इसी का एक और नाम है ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब निरंकुश शासन क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियनिज्म, हिंदी में तानाशाही या निरंकुश शासन क्या होता है। देखिए, सारा अधिकार एक व्यक्ति के पास होता है या एक छोटे समूह के पास होता है। 2-3 लोग मिल जाएंगे, उन लोगों के पास रहेगा, या फिर किसी एक व्यक्ति के पास पूरी शक्तियाँ रहेगी। जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका, पूरा मतलब एक व्यक्ति के हाथ में पूरी कंट्रोल होता है। जनता का कोई भूमिका नहीं है। हम और आप लोग उस सरकार को नहीं बता सकते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, जबकि डेमोक्रेसी में यह था कि हम और आप लोग बता सकते हैं सरकार को, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, सरकार का मन करे चाहे ना करे। लेकिन डिक्टेटरशिप, तानाशाही में ऐसा हम सरकार को, जनता की कोई भूमिका नहीं है। हम और आप लोग सरकार को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। विरोध सहन नहीं किया जाता है। अगर आप सरकार के विरोध करते हैं, उस व्यक्ति का विरोध करते हैं तो वहाँ पर आपको तोप के एकदम आगे जो मुहानी होता है, जहाँ से बारूद निकलता है, वहाँ पर आपको बांध दिया जाएगा और तोप चालू कर दिया जाएगा। आपका हड्डी से लेकर मांस तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कहाँ तक चला जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए वहाँ जो विरोध सहन नहीं किया जाता है, डिक्टेटरशिप में विरोध सहन नहीं किया जाता है। उदाहरण जैसे हिटलर का जर्मनी, उत्तर कोरिया, किंग जोन का नाम सुने होंगे, उत्तर कोरिया। तीसरा देखते हैं मोनार्की, जिसको बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? तीसरा होता है मोनार्की और हिंदी में राजतंत्र क्या होता है। देखिए, राजा रानी सर्वोच्च शासक होते हैं। वहाँ पर या तो राजा होंगे या रानी होंगी। वहाँ पर कोई मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे कोई भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। पूरी कंट्रोल राजा के पास होगा। राजा जैसा चाहे वैसा कराए, या फिर राजा ना हो तो रानी शासन चलाएंगी। अब इसके भी 2-3 पार्ट होता है, वो भी देख लेते हैं। मोनार्की का 2-3 पार्ट होता है। देखते हैं कि राजतंत्र कौन कौन सा होता है। मोनार्की के 2-3 पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, जो मोनार्की होता है, राजतंत्र, उसे 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब समझ, पूर्ण राजतंत्र। राजा होगा या रानी होगी, शक्तियाँ असीमित होती है। वहाँ के राजा और रानी के पास, जब राजा रानी होंगे तो उनकी जो शक्तियाँ है असीमित रहेगी। वहाँ पर असीमित रहेगी, मतलब राजा रानी जो या तो राजा होगा या फिर रानी होगी, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि शक्ति वहाँ पर असीमित है। जो चाहे वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा देश? सऊदी अरब। अब दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? देखिए, यहाँ पर राजा रानी होते हैं, राजा रानी होंगे, लेकिन सिर्फ नाम के लिए राजा रानी होंगे। वहाँ पर पूरी शक्तियाँ जो होती हैं, असली शक्ति संसद या सरकार के पास होती है। वहाँ पर राजा रानी होंगे, लेकिन सिर्फ नाम के लिए राजा रानी होंगे। ठीक, पूरी शक्तियाँ वहाँ पर या तो संसद होगी, संसद के पास, या फिर सरकार के पास होती है। जैसे ब्रिटेन और जापान में राजा रानी हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी शासन व्यवस्था संसद के माध्यम से चलती है, या फिर वहाँ का सरकार है वह चलाती है। क्योंकि कभी राजा यह नहीं चाहेगा कि हमारे राज्य में कोई संसद आए या फिर कोई सरकार बनकर आए, क्योंकि राजा खुद चाहते हैं कि हम जैसे चाहे वैसे देश का मतलब कानून चलाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कहता है कि आप हमारे राज्य में राजा महाराजा होंगे, रानी राजा महाराजा होंगे, लेकिन केवल नाम के लिए होंगे। पूरी शासन व्यवस्था वहाँ के एक प्रधानमंत्री या कोई संसद चलाती है, जैसे ब्रिटेन, जापान। अब चौथा नंबर देखते हैं थियोक्रेसी क्या होता है? धर्मतंत्र। थियोक्रेसी क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं धर्मतंत्र। देखिए, थियोक्रेसी का मतलब समझिए, वहाँ पे धर्म गुरु होंगे या फिर धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है। माने किसी एक राज्य में, माने किसी एक क्षेत्र में वहाँ के या तो धर्म गुरु होंगे, धर्म के प्रमुख के व्यक्ति को धर्म गुरु बोला जाता है, या फिर धार्मिक कोई ग्रंथ है उसके अनुसार वहाँ का शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जैसे ईरान देश का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। वहाँ पर चलता है, इस्लामिक कानून पर आधारित है। वहाँ के जो शासन व्यवस्था है वो इस्लामिक कानून के आधार पर चलता है।
चलिए अब देखते हैं कि कम्युनिज्म साम्यवाद क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिज्म बोलते हैं, हिंदी में साम्यवाद। देखिए वहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होती है, मतलब समझिए हमारे और आपके हाथों में कोई भी चीज़ नहीं होता है, कोई भी शक्तियाँ हमारे और आपके हाथ में नहीं होती है। वहाँ पर जो भी है सब कुछ हो राज्य का होता है, मतलब किसी राज्य के एरिया में होगा तो राज्य में राज समझ सकते हैं या फिर देश समझ सकते हैं, मतलब देश का होता है। हमारा और आपका कुछ नहीं होता है, वहाँ की जितनी भी संपत्ति या कुछ भी देखते हैं वहाँ के राज्य का होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, बराबरी, मतलब वहाँ पर सब लोग बराबर रहें। वर्गहीन समाज, वहाँ पर कोई भी वर्गहीन का मतलब समझिए वहाँ पर सब लोग मतलब बराबर है, ना कोई ऊंच नीच, इसे ऊंच नीच मतलब ना रहें, ना ही कोई छोटा बड़ा ना रहे, मतलब सब लोग एकदम बराबर में रहें। एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण देखते हैं चीन, व्यवहारिक रूप से साम्यवाद है प्लस तानाशाही का मिश्रण है। और दूसरा होता है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी बनाता है क्यूबा। अब 6वां नंबर देखते हैं रिपब्लिक, हिंदी में गणराज्य क्या होता है। देखिए रिपब्लिक का मतलब समझिए जहां देश के राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है, मतलब देश का राष्ट्रपति जो होता है वहाँ के लोग मतलब चुनते हैं, जनता के द्वारा चुना जाता है, न कि राजा। जैसे न कि राजा मतलब वहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे अगर हम और आप लोग भी चाहें तो किसी को कह दें कि हम और आप लोग मिले तो किसी को राजा चाहे अनाउंसमेंट कर दें कि तुम राजा बन जाओ या आप राजा बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर चुनाव होता है और जनता के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति, न कि राजा। उदाहरण भारत, अमेरिका, फ्रांस। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर फेडरल सिस्टम क्या होता है, हिंदी में संघीय प्रणाली। देखिए सत्ता जो होता है वहाँ का मतलब सत्ता केंद्र और राज्य में बटी होती है। जो वहाँ पर सत्ता की व्यवस्था होती है, मतलब वहाँ पर देश का प्रधानमंत्री होगा और राज्य में मुख्यमंत्री होगा, मतलब डिवाइड रहता है, मतलब बटा रहता है कि आप इतने एरिया में आप रहिएगा, इतने एरिया में हम रहेंगे। जैसे देखिए सत्ता जो होता है केंद्र का मतलब समझिए देश का प्रधानमंत्री केंद्र में रहता है, ठीक। और राज्य का मतलब समझ जाइए, राज्य में जो मुख्यमंत्री रहते हैं, राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री और देश का और केंद्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों बटी होती हैं, मतलब राज्य में भी बटा होगा और केंद्र में भी बटा होता है, मतलब प्रधानमंत्री भी होंगे और राज्य में मुख्यमंत्री भी होंगे। केंद्र के लिए 2 शब्द होता है, पहला एक होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। देखिए यूनियन और फेडरेशन में बहुत अंतर होता है। फेडरेशन का मतलब समझिए बहुत मतलब 2-3 छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। अगर फेडरेशन में वो देश बना तो बहुत आसानी से, अगर वो राज्य चाहे तो बहुत आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन का मतलब समझिए अगर एक बार उस राज्य में अगर एक बार यूनियन में कोई भी राज्य आके उस देश में मिल जाता है तो अपनी पूरी ताकत लगा दे, पूरी उसके पास जितनी भी शक्तियाँ लगा ले, सब जितनी उसके पास शक्ति है सब लगा ले, लेकिन जब एक बार यूनियन में आ गया तो यूनियन से बाहर नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण देखिए भारत और अमेरिका। अब चलिए देखते हैं 8वां नंबर होता है यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, एकात्म प्रणाली क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो पूरी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, यहाँ पर केवल एक केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ होगी, मतलब देश में केवल प्रधानमंत्री होगा, उसी प्रधानमंत्री के पास ही पूरी शक्तियाँ होगी। राज्य होंगे, राज्य या प्रदेश के पास अधीन होते हैं, ठीक। राज्य या प्रदेश उसके अधीन होते हैं, मतलब समझिए यहाँ पर प्रमुख होगा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री चाहे वहाँ के राज्य में या जो वहाँ का राज्य होगा या कोई भी प्रदेश होगा उसके मतलब प्रधानमंत्री के अधीन होगा, मतलब प्रधानमंत्री जैसे चाहे वैसे चला सकता है वहाँ के राज्य और प्रदेश को। जैसे एग्जाम्पल में ब्रिटेन और फ्रांस। चलिए अब 9वां नंबर देखते हैं ओलिगार्की मतलब अल्पतंत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर कुछ गिने चुने लोगों के पास अमीर व्यापारी या सैन्य अधिकारी या मतलब सेना का कोई प्रमुख होता है या कोई अमीर व्यापारी होती है, उन लोगों के पास शासन करते हैं, वो लोग शासन करते हैं। मतलब आसान भाषा में कहा जाए कि ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ अमीर लोग या फिर वहाँ पर कोई सेना है, सेना का प्रमुख जो होता है वहाँ सेना का प्रमुख होता है, वह व्यक्ति वहाँ का कानून सब चलाने लगता है, मतलब अपने हाथों से कंट्रोल करने लगता है। एग्जाम्पल में प्राचीन ग्रीस के कुछ नगर थे। और 10वां नंबर देखते हैं मिलिट्री रूल्स, सैन्य कानून क्या होता है।
जब सेना बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा कर लेती है, माने जब जैसे कि सेना होता है, जैसे भारत में है सेना, कोई भी सेना होता है, जैसे जल थल वायु, बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा कर लेती है। सत्ता पर बलपूर्वक मतलब ज़बरदस्ती आकर वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबको हटाकर अपने वो खुद आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। इसी को बोलते हैं मिलिट्री रूल्स। कौन कौन से देश में हुआ है? म्यांमार और पाकिस्तान, ये दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं, मतलब भारत के सटे हुए देश हैं। यहाँ पर कई बार मिलिट्री रूल्स मतलब सैन्य कानून लागू हुआ है। अब देखते हैं लास्ट जो बचा है, एनार्की क्या होता है, अराजकता क्या होता है। एनार्की का मतलब समझिए कोई सरकार नहीं होती है, सब कोई सरकार नहीं होती है, सब अपने मन से अपने मन से व्यवस्था चलाने लगती है। वहाँ पर कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, कोई राष्ट्रपति नहीं होता है। सब वहाँ की सब व्यवस्था लोग अपने हाथों से कंट्रोल करने लगते हैं। कोई सरकार नहीं होती है, सब अपने हिसाब से वहाँ के सत्ता को चलाने लगते हैं। व्यवहार में यह व्यवस्था और हिंसा में बदल जाता है। माने कोई व्यक्ति कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा नहीं करो, और जब ये अगला कहेगा ऐसा करो, दूसरा कहेगा ऐसा ना करो, तो मानिए हिंसा होगा, दोनों में आपस में झगड़ा होगा। इसी को बोलते हैं एनार्की, अराजकता। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।